तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस टॉपिक में हम लोग दो बार रिफ्रैक्शन कराएंगे। एक बार लाइट रे को हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लेकर के जाएंगे और दूसरी बार हम लोग लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लेकर के जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये समझते हैं कि हमारे पास ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है। अगर इसके लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ग्लास का कोई भी एक स्फेयर है और उस ग्लास का जो आउटर कर्व्ड सरफेस होगा वो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की तरह बिहेव करेगा और जो इनर कर्व्ड सरफेस होगा, जैसे कि हमारे सामने ये दिख रहा है, अगर मैं कहूं कि हमारा जो ग्लास का स्फेयर है उसका जो इनर कर्व्ड सरफेस कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। और जैसा कि यहां पर फिगर में बना हुआ है, अगर मैंने ऐसा माना कि ये भी हमारे एक स्फेयर का ही पार्ट है जिसका आउटर सरफेस मुझे कर्व्ड दिख रहा है, तो इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के नाम से। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको जरा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें जो आगे के डेरिवेशंस हैं हम उन्हें करेंगे। अगर मैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो ये जो पॉइंट होता है, यानी कि इस कर्व्ड सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल के नाम से जानते हैं, और जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और वो इमेजिनरी लाइन जो इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, ये लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी तरीके से जो हमारा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे, और जिस स्फेयर का ये कर्व्ड सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन होगी उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने कर्व्ड सरफेस कंसीडर किया है ये किसी बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा हमको कंसीडर करना है। दूसरी बात हमको ये इमेजिन करके चलनी है कि इसमें जो भी एंगल्स बनेंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, या फिर 10 डिग्री से भी छोटे होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए मैं कह सकता हूं कि जो साइन थीटा होगा वो अप्रॉक्स बराबर होगा tan थीटा के, यानी कि साइन थीटा को मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं और इसे मैं थीटा भी लिख सकता हूं। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो इसका हम यूज करेंगे कि अगर ये बहुत ही बड़े स्फेयर का एक पार्ट है तो इसमें जो बनने वाला हमारा एंगल होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा, जिसमें मैं साइन थीटा को tan थीटा भी लिख सकता हूं और थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो हम ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे वो हमेशा पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हम यहां पर कंसीडर करेंगे, और जो हमारी इमेज बनेगी वो भी पॉइंट साइज ही होगी। अगर मैं ऐसा मानूं कि ये हमारा रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा μ1 हम कंसीडर करेंगे, और जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 कंसीडर करेंगे। यहां पर भी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का होगा उसे μ1 और जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम μ2 कंसीडर करेंगे। इस टॉपिक में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट यहां पर पॉइंट साइज प्लेस करेंगे जिसकी डिस्टेंस पोल से u होगी और जो उससे बनने वाली इमेज होगी जिसकी डिस्टेंस हमारे पास v होगी, ये जो डिस्टेंसेस हैं u और v और इनके जो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 हैं, और जो यहां पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच में? मैंने कहा u v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड r के बीच में हमको रिलेशन बताना है। और ये रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं? हमारे पास दो केस होंगे। पहले केस में मैं ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में प्लेस करूंगा और डेंसर मीडियम में लाइट रे को लेकर के जाऊंगा और उससे जो इमेज फॉर्म होगी उसके डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन पता करूंगा। किसके साथ? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ। फिर यही काम हम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ भी करेंगे। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को एक डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे और उससे बनने वाली जो इमेज होगी वहां पर उसकी डिस्टेंस u, v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 और r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आइए इसका जो सबसे पहला डेरिवेशन है उसको हम लोग करते हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यानी कि यहां पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसे हम एक रेयर मीडियम में प्लेस करेंगे। मैंने कहा कि मैंने ऑब्जेक्ट को
यहाँ पर O वाले पॉइंट पर प्लेस किया। यहाँ पर जो हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट जो है उसे मैंने कहा पोल, और जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वो होगा सेंटर। हमें ये पता है कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये बताइए ये स्फीयर का ही तो एक पार्ट था, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। रेडियस हमेशा कितने का एंगल फॉर्म करती है, तो 90 डिग्री का। अगर मैं कोई भी लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं तो ये भी एंगल कितना फॉर्म करेगी, यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। और अब यहां पर मैं इमेज फॉर्म करूंगा, और इमेज फॉर्म के रूल हमको पता है कि जब ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से, जब लाइट रेज, सबसे पहली लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से जो इमिट होगी वो कहां पर आएगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। और हमें पता है कि ये जो P पॉइंट है ये एज अ इंटरफेस वर्क कर रहा है कि भाई इधर हमारा रेयर मीडियम है, इधर हमारा डेंसर मीडियम है, और इंटरफेस पर नॉर्मली अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो वो बिना डेविएट हुए स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाती है। यानी कि एक लाइट रे हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चली जा रही है। दूसरी लाइट रे जो हमारी इमिट होगी वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट M पर आकर के इंसिडेंट होगी। और हमको पता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट रे हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और हमको पता है कि नॉर्मल कहां पर है भाई, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन है उसको हम लोग कहते हैं इस पर नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। और हमने कहा कि जब ये लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और देखिए ये जो पहली वाली हमारी लाइट रे गई थी उससे जहां पर ये दूसरी वाली रिफ्रैक्टिंग लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको ये समझ में आई होगी कि भाई यहां पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो इस वाले पॉइंट पर हुई है जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे से इंटरसेक्ट की हैं। अब यहां पर कुछ चीजें और डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग आई कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल है उसे हम लोग आर के सिंबल से डिफाइन करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यू, और जो पोल से हमारे इमेज की डिस्टेंस है v। अगर यहां पर देखें तो दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमने पहले ही बता दिया आपको कि जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा μ1, और जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा μ2। अब अगर इनके बीच में हमको रिलेशन चाहिए तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं अगर स्नेल्स लॉ, लेकिन किस पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, वो होगा M वाला पॉइंट जहां पर मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं M पॉइंट पर अप्लाई करता हूं तो वो क्या होगा, वो होगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर क्योंकि एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बहुत ही छोटे स्मॉल एंगल बन रहे हैं, और अगर एंगल्स बहुत ही स्मॉल हैं तो यहां पर मैं साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकता हूं और थीटा भी लिख सकता हूं। यानी कि यहां पर साइन आई को मैं μ1 I भी लिख सकता हूं और साइन R को मैं μ2 R भी लिख सकता हूं। यानी कि मैं यहां लिखूंगा μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ये जो I और R है हमारे पास एंगल है, इसको मुझे UVR के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ये जो I और R है इसको मुझे किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, UV और R के टर्म में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। और भाई यहां पर μ1 μ2 तो है ही हमारे पास। मैं I और R को अगर UV और R के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर कंसीडर करना होगा कि ये वाला जो एंगल है हमारा उसको मैं नाम दे देता हूं अल्फा, ये वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूं बीटा, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं कह देता हूं गामा। मुझे I और R को अल्फा बीटा गामा के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना होगा जो कि M पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जिस पॉइंट पर ये लाई करेगा उसे मैं कह देता हूं N। ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट M से। अब यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, हमको पता है कि ट्रायंगल के जो ये दो एंगल है, मैंने कहा अगर A और B इन दोनों का जो सम होगा वो इस ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है OMN, दूसरा ट्रायंगल है MNC, तीसरा ट्रायंगल है MN, और इसको कुछ नाम दे देते हैं। जहां पर हमारा इमेज बना है I नाम दे दिया मैंने। अब मैं I और R को यहां से अगर डिफाइन करना चाहूं तो आप सबसे पहले
आप इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। क्या मैं लिख सकता हूं, जैसा मैंने अभी बताया ट्रायंगल प्रॉपर्टी में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास बनेगा कि आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा, अगर यहां से आप देखना चाहिए आर को मुझे लिखना है, तो आप देखिए यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है। कौन सा? वो है एम सी आई। ये वाला ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो एंगल आर प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल गामा, इसके बराबर होगा। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू तो हमको यहां से मिल जाती है, और अगर आर की वैल्यू हमको चाहिए तो मैं लिखूंगा गामा माइनस बीटा। अब ये जो हमारे पास आर और आई की वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज को मैं इस वाले इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहां से देखिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, वो होगा μ1, आई की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस गामा, और इज इक्वल टू ये होगा μ2, और आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, गामा माइनस बीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये अल्फा बीटा गामा आई आर ये सब एंगल्स बहुत ही स्मॉल हैं, छोटे हैं, तो मैं यहां पर साइन थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि मुझे इन डिस्टेंस के टर्म में आई और आर की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं μ1 टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू μ2 टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब मैंने ये इक्वेशन टेन के टर्म में लिख दिया। अब आप यहां से बहुत ही आराम से इन डिस्टेंस के टर्म्स में यहां पर आई और आर को ला सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए टेन अल्फा है, अगर मुझे टेन अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, mn, और बेस क्या है हमारा, on। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, देखिए μ1 टेन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, mn अपॉन on, प्लस टेन गामा की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए फिर से लिखेंगे mn अपॉन nc, ओके, इज इक्वल टू μ2 टेन गामा की जगह पर फिर से ये लिखेंगे जो कि होगा mn अपॉन nc, माइनस टेन बीटा कहां पर है भाई, बीटा ये है तो इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, यानी mn अपॉन ni, ठीक है ना, ni। ये मैंने टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा को इन डिस्टेंसेस के टर्म में लिख लिया। लेकिन हमको एक बात और पता है कि अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूं तो कहां से करता हूं भाई, पोल से करता हूं। लेकिन यहां पर कहां से किया गया है, एंड से किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो हमारा स्फीयर है ये एक बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। तो अगर बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट है तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो एन वाला पॉइंट है ये इस पी वाले पॉइंट पर लाई करेगा। तो यहां पर मुझको लिखना होगा, इफ वी कंसीडर दिस स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्फीयर, सो पॉइंट एन लाई ऑन पॉइंट पी, ठीक है ना। तो ऐसा मैं मानूंगा कि अगर ये बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है तो ये जो एन वाला पॉइंट है वो इस पी वाले पॉइंट पर लाई करेगा। और अगर ऐसा होगा तो सारे जहां पर भी मैंने एन लिखा है उन सभी डिस्टेंसेस को किसके टर्म में लिख दूंगा, मैं पी के टर्म में लिख दूंगा। अच्छा एक बात और, यहां पर देखिए एम एन यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो क्या इसको कॉमन लेकर के मैं कैंसिल कर सकता हूं? तो मैंने एम एन को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन आया वो आया एम μ1 अपॉन, देखिए ये ओ एन है यानी कि ओ एन लिया गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन ओपी, ओके, प्लस एनसी लिखा है यानी कि 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू μ2, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब यहां पर जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंसेस की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से। अब देखिए ये जो डिस्टेंसेस मैं पुट करूंगा क्या होगा, यहां पर आएगा μ1 1 अपॉन ओपी, कहां पर है भाई ओपी, इसको मैंने यू से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमें यहां पर साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है तो मैं इसे लिखूंगा माइनस यू, फिर यहां पर है प्लस पीसी, पीसी ये वाली डिस्टेंस है यानी आर है और इस साइड में है तो इसको मैं प्लस ही कंसीडर करूंगा, ये होगा 1/r, ओके। साइन कन्वेंशन का भी हमें ध्यान रखना है, उसे गलत नहीं करना है। तो ये होगा पीसी, तो पीसी फिर से कहां पर है, आर है, तो ये होगा 1/r, और यहां पर मैंने माइनस लगाया,
पी आई, ये पी आई वाली डिस्टेंस क्या है 1/v। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो जो इक्वेशन हमारी बन करके आएगी μ1/u, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस μ1/r इज इक्वल टू μ2/r, यहां पर होगा माइनस μ1/v। इस r वाले टर्म को मैं उधर ले जाऊं और v वाले टर्म को अगर इधर ले आऊं तो जो इक्वेशन हमारे पास बन करके आएगी वो क्या आएगी, माइनस μ1/u, और देखिए ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2/v इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हमारे पास μ2/r है और यहां पर μ1/r है। अगर इन दोनों में मैं 1/r को कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ये आएगा μ2 और ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस μ1। और देखिए फाइनल जो हमारे पास रिलेशन आया वो यही आया कि माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। और आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन किसके बीच में है, तो u v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है ना। तो जब हम किसी भी लाइट रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लेकर के जाते हैं तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन आता है वो हमारे सामने यहां पर है। ठीक है ना। आप इसको 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट डेरिवेशन पर, और इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे, और जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो रेयर मीडियम में होगी। तो जरा सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की तरह है, जिसका ये मिड पॉइंट जो होगा वो पोल होगा, और जिस स्फेयर का ये पार्ट है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं इस डेंसर मीडियम में प्लेस करूंगा। तो मैंने कहा कि जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वो हमारा इस डेंसर मीडियम में कुछ इस O वाले पॉइंट पर प्लेस किया मैंने। अब जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक में किया कि जो सबसे पहली लाइट रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चली जाएगी, कहां से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होते हुए, क्योंकि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती चली जाती है। अब जो यहां पर दूसरी लाइट रे होगी वो इस स्फेरिकल सरफेस पर आएगी और किसी पॉइंट M पर इंसिडेंट होगी। तो मैंने कहा ये पॉइंट है M, और हमको पता है कि ये लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका नॉर्मल कहां पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मैंने इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर लाइन ड्रॉ की है ये एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और जिस भी पॉइंट पर ये पहली वाली लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। इसको मैंने कह दिया आई, जहां पर हमारी इमेज बन रही है। और जैसा कि मैंने पिछले वाले टॉपिक में किया कि ये जो पॉइंट M है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दूंगा जिसे मैं कहूंगा पॉइंट N। अच्छा, यहां पर जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ बनने वाला जो एंगल है उसको मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको मैं कहूंगा R। अब फिर से यहां पर मुझे वही रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच का, कि जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है डेंसर मीडियम में, पोल से इसकी जो डिस्टेंस है U इसके बीच में, और जो पोल से ही हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है उसकी जो डिस्टेंस हमारे पोल से है V उसके बीच में। और साथ ही साथ यहां पर हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया था कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2 और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन बताना है, लेकिन कैसे बताएंगे, जैसे अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में किया कि जो पॉइंट M है इस पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। ठीक है, अगर मैं इस M पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, वो होगा μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R। तो ये चीज ध्यान रखना है कि μ2 हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 हमारा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मैं यहां पर कहना चाहूं फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं साइन थीटा की जगह पर थीटा लिखना चाहूं तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा μ2 I इज इक्वल टू μ1 R।
ठीक है, म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जिन टर्मिनोलॉजी के बीच में रिलेशन चाहिए उसके लिए मुझे आई और आर को इन्हीं डिस्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे यहां पर कुछ एंगल कंसीडर करने होंगे, जिसमें मैं कंसीडर करता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो है हमारा अल्फा, ये वाला एंगल है हमारा बीटा, और ये वाला जो एंगल है वो है हमारा गामा। अब यहां पर अगर मैं ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करूं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जो इंटरनल एंगल्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। अगर यहां पर देखा जाए कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और अगर मैं अल्फा को ऐड करूं तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा गामा के। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, ठीक है ना। लेकिन आई मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगर आर की बात करें तो देखिए ये है हमारे पास आर, और मैं कह सकता हूं गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर, यानी कि आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। अब देखिए आई और आर की वैल्यू हमारे पास अल्फा बीटा और गामा के टर्म में आ गई, और ये वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। और देखिए जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा, वो आएगा म्यू टू आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होगा म्यू वन, और दूसरा इक्वेशन होगा गामा प्लस बीटा। अब जैसा कि मैंने इसके पहले किया कि अगर भाई मुझे डिस्टेंस के टर्म में वैल्यूज चाहिए तो मैं इस अल्फा बीटा गामा को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी मैं लिखूंगा tan गामा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन tan गामा प्लस tan बीटा। ओके, अब अगर मैंने इसको tan के टर्म में लिख दिया है तो फिर यहां से मैं इस डिस्टेंस के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये tan गामा जो है, tan गामा कहां पर होगा, देखिए tan गामा अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा म्यू टू, ये होगा एम एन अपॉन सी एन, ठीक है, सी एन माइनस tan अल्फा कहां पर है, ये हमारे पास अल्फा, तो मैं कहूंगा एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। इसी तरह से इस साइड में भी कहूंगा म्यू वन, यहां पर होगा tan गामा, तो tan गामा की वैल्यू यहां पर है हमारे पास एम एन अपॉन सी एन, प्लस tan बीटा की वैल्यू कहां पर होगी, तो ये होगा एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बेसिक रूल आपको बताया है कि कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, तो भाई पोल से मेजर करते हैं। और अगर पोल से मेजर करते हैं तो फिर से हमें ये कंसीडर करना होगा कि ये जो हमारा पॉइंट एन है वो किस पॉइंट पर लाई करता है, पी वाले पॉइंट पर लाई करता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस कंसीडर की है ये किसी बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, और अगर ऐसा होगा तो मैं मान सकता हूं कि जो एन वाला पॉइंट है वो इस पी वाले पॉइंट के बहुत ही पास में होगा, यानी कि एन वाला पॉइंट हमारा पी वाले पॉइंट पर लाई करता है। तो जैसा मैंने अभी पिछले वाले डेरिवेशन में लिखा था, आप इस तरीके से वहां पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर मैं देखूं तो यहां से देखिए एम एन मैं फिर से कैंसिल आउट कर सकता हूं क्योंकि हमें कॉमन मिल रहा है, और यहां पर जो भी वैल्यू मैं n के टर्म में लिखा हूं वो सारी की सारी वैल्यू मैं किसके टर्म में लिखूंगा, p के टर्म में लिखूंगा। यानी कि ये होगा म्यू टू 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन ओ एन है, तो ये हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू म्यू वन 1 अपॉन सी एन है, तो इसकी जगह पर फिर से मैं लिखूंगा 1 अपॉन सी पी प्लस 1 अपॉन आई पी, ठीक है। यानी जहां जहां पर n लिखा था वहां वहां पर मैंने p लिख दिया है। अब अगर मैंने ये p n की जगह पर रिप्लेस कर दिया p को, तो अब जितनी भी डिस्टेंसेस हमने लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा म्यू टू, cp की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए cp, ये c है और p है, इसके डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा r, लेकिन साइन कन्वेंशन भी आपको ध्यान रखना है, किधर, माइनस में, तो ये होगा माइनस 1/r। फिर माइनस ओपी कहां है भाई, ओपी, ये वाला डिस्टेंस क्या है, यू है, और ये माइनस यहां पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन यू हो जाएगा, और ये क्या होगा, देखिए ये होगा म्यू वन सीपी, सीपी फिर से कहां पर है भाई, सीपी ये है, यानी कि माइनस आर, माइनस 1/r प्लस आईपी, आईपी यानी कि ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं कहूंगा प्लस के साथ लिखूंगा 1 अपॉन वी। साइन कन्वेंशन का भी हमें ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन आर, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, ये होगा प्लस म्यू टू अपॉन यू।
इज इक्वल टू, ये होगा μ1 अपॉन आर, लेकिन किसके साथ, माइनस साइन के साथ, और ये होगा प्लस, ये होगा μ1 अपॉन वी। अगर मैं दोनों साइड में माइनस कॉमन ले लूं और जो यहाँ पर r वाला टर्म है उसको उस साइड भेज दूं और v वाले टर्म को इस साइड में अगर कर दूं तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास होगा माइनस μ2 अपॉन u। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, हो जाएगा μ2 अपॉन u, और ये वाला टर्म चूंकि माइनस है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस μ1 अपॉन v, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है दोनों साइड में। और इधर देखिए जब ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन r, और जब ये वाला टर्म हमारा उस साइड में जाएगा तो इधर ये प्लस है, उधर जाकर के हो जाएगा माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मैं कॉमन भी ले सकता हूं, क्या 1/r मैं कॉमन ले लूं तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 1/r मैंने कॉमन लिया तो यहां पर आएगा μ1 माइनस μ2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आया, किसके बीच का रिलेशन, ये आया डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन लाइट गोज थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बाय द स्फेरिकल सरफेस। और अभी जो पिछला वाला हम लोगों ने किया था कि व्हेन लाइट गोज थ्रू रेयरर टू डेंसर, जब रेयरर टू डेंसर जा रही थी तब जो हमारे पास इक्वेशन आया था वो क्या था, तो आपने देखा कि ये हमारे पास इक्वेशन था माइनस μ1 अपॉन यू, माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। डन। आप ये देख रहे होंगे कि जहां पर μ1 था वहां पर μ2 हो गया और जहां पर μ2 था वहां पर μ1 हो गया। यहां देखिए जैसे μ2 अपॉन u था, ये हो गया μ1 अपॉन u, यहां पर μ1 अपॉन v था, यहां पर μ2 अपॉन v, यहां μ1 माइनस μ2 था, यहां पर μ2 माइनस μ1 था। जस्ट μ1 और μ2 की वैल्यू हमारे पास चेंज हुई है। अब ये जो दोनों हमारे पास रिलेशन आए हैं इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस का यूज हम लोग आगे चल करके लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए करेंगे। क्यों, जरा यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहां पर भी हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और पहली बार जब लाइट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये हमारे लिए रेयरर मीडियम है और ये मीडियम हमारा डेंसर होगा। तो यहां पर देखिए जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे यहां पर इमेज का फॉर्मेशन करेगी तो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि हमारे पास ये वाला आया है μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v 1/r μ2 माइनस μ1 का, क्योंकि ये इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। लेकिन फिर से वहीं पर जब मैं कहूंगा कि लाइट रे हमारी इस डेंसर मीडियम से होकर के इस रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये फिर से एक यहां पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करेगी, और इस बार जो हम इक्वेशन का यूज करेंगे वो ये वाला होगा μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/r μ1 माइनस μ2 का। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये समझ में आया होगा कि हमारी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है। जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्या है, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सबसे पहला डेरिवेशन किया कि जब कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है कब, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन यहां पर आया जो कि μ1 μ2 u v और r के बीच का रिलेशन बता रहा था। लेकिन फिर हमने दूसरा डेरिवेशन किया जब रिफ्रैक्शन होता है किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर u और v के बीच में जो रिलेशन था उसके लिए इक्वेशन हमारे पास यहां पर आया जो कि μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/r μ1 माइनस μ2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इनका यूज हमें आगे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए भी करना है। तो आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले को। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।